चलो पढ़ो जय। टॉपिक 11th फिजिक्स, चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नोट सबसे पहले करेंगे। पढ़िए की लर्निंग पॉइंट्स। गैलीलियो। Key learning points. Galileo extrapolated simple observation on motion of bodies on inclined planes and arrived at the law of inertia. Newton's first law of motion is the same law as the law of inertia. According to it, an object acted upon by no net force will remain at rest or continue to move with a constant velocity and zero acceleration. और गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे, और उनको एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिंपल भाषा में उन्होंने एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब किया था। बाद में आकर के लॉ ऑफ इनर्शिया दिए न्यूटन ने। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोला गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द सेम लॉ एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू इट एन ऑब्जेक्ट एक्टेड According to it, an object acted upon by no net force will remain it at rest or continue to move with a constant velocity or zero acceleration। मतलब यदि कोई बॉडी में जब तक फोर्स नहीं एक्ट करेगा, या तो वो बॉडी रेस्ट में रुकी रहेगी या वो यूनिफॉर्म मोशन करती ही रहेगी। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, द टेंडेंसी। सेकेंड पॉइंट पढ़िए। The tendency of an object to remain at rest or continue to move at a constant velocity is called inertia. यस एग्जैक्टली। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के रेस्ट में रहने की प्रवृत्ति या कंटिन्यूसली मोशन करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। थर्ड पॉइंट पढ़िए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? The frame of reference in which Newton's first law is not valid. वैलिड भाई, वैलिड। Non-inertial frame of reference. हाँ, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसी जगहें, ऐसे फ्रेम जहाँ पर आपके न्यूटन्स के लॉ लागू होते हैं, जहाँ के न्यूटन्स का लॉ वैलिड होता है, उसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहाँ पर न्यूटन्स के लॉ लगेंगे उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। कौन सा लॉ? न्यूटन फर्स्ट लॉ। मैंने लॉज बोल दिया था, सॉरी। न्यूटन के पहले लॉ जहाँ पर वैलिड होते हैं उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल के लिए कोई लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, जुई ऐसे, तो वो क्या होगा? वो नॉन इनर्शियल होगा या एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक अलग से फोर्स लगता है मोशन के अपोजिट, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। चलो फिफ्थ पॉइंट पढ़ो, मोमेंटम। Momentum of an object is a vector quantity and is defined as the product of its mass and velocity, that is p is equals to mv. नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइन कीजिए। The rate of change of momentum of an object is equal to the net external force and take place in the direction in which the net force acts. हाँ, यस, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। लिख लो, dp बाई dt इज इक्वल टू f। ओके, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ टेक्स प्लेस करता है, कहाँ जगह लेता है? इन द डायरेक्शन ऑफ विच द नेट फोर्स एक्ट। फोर्स की डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। सेवेंथ पॉइंट पढ़िए, The net external force on an object is equals to its mass times the acceleration. Yes, that F is equal to ma. F is equals to ma. Yes. Next question, what is impulse? Impulse is the product of average force and time and equal change in momentum and equals in change in momentum। लिख लो बेटा, ये है ना? तो क्या होता है? इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़िए। Newton's third law of motion states whenever object 1 exerts a force
on object 2, then object 2 must exert a force on object 1, which is equal in magnitude and opposite in direction, or to every action force there is always an equal and opposite reaction force. यस, तो F12 इज इक्वल टू F21, दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की इक्वालिटी की बात हो रही है, इसको अपन बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। लिख लो वेक्टर फॉर्म में F12 इक्वल टू F21, बट याद रखिएगा एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी पर काम करते हैं। जैसे एक बुक रखी है किताब के ऊपर, तो बुक का एक्शन, बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो बुक का एक्शन टेबल के ऊपर लगेगा, मतलब एक्शन फोर्स टेबल पे लगेगा F12, मगर रिएक्शन फोर्स बुक पे लगेगा F21। देन नेक्स्ट पढ़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Action law of conservation of momentum. The total momentum of an isolated system of a particle is conserved. The law follows from the second and the third law of motion. द लॉ फॉलोज फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। इस लाइन को लिखने की जरूरत क्या थी यहाँ पे, मतलब सेकेंड और थर्ड लॉ को ये लॉ फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है सेकेंड और थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है, देखो सेकेंड लॉ थर्ड लॉ को, F इक्वल टू अपन ने पढ़ा dp/dt, तो अगर फोर्स को जीरो कर दोगे तो P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये सेकेंड लॉ को फॉलो कर गया। और थर्ड लॉ को फॉलो इसलिए करता है क्योंकि थर्ड लॉ से आप जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पढ़िए 12, ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम। Object at equilibrium, net resultant force acting on it is 0. हाँ, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर रिजल्टिंग फोर्स इक्वल टू होंगे 0। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यदि कोई बॉडी ऐसी रखी हुई है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा R। टेंशन फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स इन द रिजिड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और रोप व्हेन बीइंग पुल्ड डाउन। टेंशन फोर्स क्या होता है, तनाव बोलते हैं। अगर कोई रस्सी को नीचे से पकड़ करके आप खींच रहे हो तो ये आपका नीचे इस पर लग रहा है mg। टेंशन फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स, इस फोर्स को उल्टे तरफ में अपने बॉडी को रीस्टोर करने के लिए एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी रस्सी, है ना। व्हेन द रिजिड एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और रोप बीइंग पुल्ड डाउन, तो इसमें ये कहलाएगा टेंशन फोर्स। ओके, देन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सर्किल। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और किसके रास्ते से लगता है, रेडियस के रास्ते से। ओके, नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम, इज द डायग्राम शोइंग द चूजन बॉडी बाई सेल्फ फ्री ऑफ इट्स सराउंडिंग। अगर एक बॉडी को आप सारे सिस्टम से अलग थलग बना देते हैं तो वो बनता है फ्री बॉडी डायग्राम। 2 point for which one should be careful about while drawing free body diagram. First, include all the forces acting on the body. Do not include any forces that the chosen body exert on any other body. मतलब बॉडी पर लगने वाले तो सारे फोर्स लीजिए, मगर बॉडी के द्वारा लगाए जाने वाले दूसरे पर वो कोई फोर्स मत लीजिए, केवल बॉडी पर लगने वाले फोर्स लीजिए। Free body equations represent the two equation of motion framed along two perpendicular axes. Free body equation represents two equation of motion framed along two perpendicular axes. जब ये न्यूमेरिकल आएगा तब समझा पाऊंगा। चलिए अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है अप्लाइड फोर्स F एक्सटर्नल, और ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स Fr। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाते हो एक्सटर्नल फोर्स, वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एक कंडीशन पर आकर के फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पॉइंट पर फ्रिक्शन आता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहाँ तक जो फ्रिक्शन चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्या बन गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। सो F स्टैटिक मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
तो एफ स्टैटिक मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, वेयर एफ एस मैक्स इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. Static friction increases with the applied force till it reaches the maximum value Fs max. Static friction बढ़ता जाता है जब तक कि अपनी अधिकतम वैल्यू को प्राप्त ना कर ले. Kinetic friction का रूल Fk is proportional to R, Fk equal to mu k into R. Revision done. चलिए, here Fk is the limiting value for the static friction. एक मिनट, Fk is the limiting value for static friction. R is the normal reaction and mu k is the coefficient for kinetic friction. एक मिनट, ये यहाँ पे कह रहा है Fk is the limiting value of static friction, मतलब Fk जो होगा लिमिटिंग वैल्यू को इक्वल निकलेगा. नहीं नहीं नहीं, गलत है बच्चों. Fk लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी. Fk इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग वैल्यू तो Fs मैक्स होती है. दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन. चलिए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मोशन इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट मोशन ऑफ अ बॉडी. द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मोशन इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट मोशन ऑफ अ बॉडी. देखो कैसे, देखो किसी बॉडी को जस्ट स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपकी ये है. समझ गए ना. देखिए, इस पॉइंट पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, इस पॉइंट पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्रिक्शन जो होता है कम हो जाता है. तो इस पॉइंट पर बॉडी को जस्ट मोशन में लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक बार बॉडी कांस्टेंट मोशन में आ जाए तो कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ये बात यहाँ पे कही गई है. सेकेंड 23, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन. कॉन्टैक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन. हाँ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. ये तो मैंने ही बता दिया कि लिमिटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है. फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मोशन इन ए बॉडी शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फिर से वही पॉइंट लिख दिया, 2 बार आ गया ये पॉइंट. ओके, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू फोर्सेस. मतलब कि जो डायरेक्शन होती है फ्रिक्शन की वो हमेशा मोशन के अपोजिट हुआ करती है. फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन जो होती है इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस. हर्षिता, yes. चलिए फॉर्मूला पढ़िए बेटा. टॉप फॉर्मूले. Momentum equals to mass into velocity. Net external force F equals to dp by dt equals to ma. Yes. Impulse equals to force x time duration X equals नहीं to है, फोर्स मल्टीप्लाइड है बेटा. फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ड्यूरेशन. ओके, इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी. ये होता है ना फॉर्मूला, उसी को तो बोला गया है. इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. दिस इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. नेक्स्ट थर्ड लॉ. according to the Newton's third law of motion, force on A by B equals to minus force on B by A. That is F equals to FAB. Vector FAB equal to negative of F vector BA. Next fifth. According to the conservation of linear momentum, total initial momentum of an isolated system equals to final momentum of an isolated system. Vector PA plus vector PB equals to vector PA plus vector PB. हाँ बेटा, PA plus PB इक्वल टू PA डैश प्लस PB डैश. ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है या ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है. PA प्लस PB इक्वल टू PA डैश प्लस PB डैश. इक्विलिब्रियम अंडर द 3 कॉन्करेंट फोर्सेस. अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो उनका जो नेट आएगा वो 0 होगा, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0. चलो नेक्स्ट पढ़ो. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. Maximum value of static friction. Fx max equals to mu s इंटू आर. आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस इंटू आर. काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ के इक्वल टू म्यू के आर. सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. चलिए आ जाइए और इसके आगे देखिए,
मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द कार टू टेक टर्न अलोंग द रफ रोड, क्या होगा देखिए, अगर आपके पास अनबैंक्ड रोड है तो v इक्वल टू म्यू एस आर जी, एंड अगर बैंक्ड रोड है सो म्यू एस इक्वल्स टू वी मैक्स इक्वल्स टू आर जी ब्रैकेट में। देखिए इसको इस तरीके से लिख लिए, 1/2 को पावर को 1/2 कर लो, इसको आर जी कर लो, और इसमें म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंक, रोड कितने से उठा हुआ है, बेस से। ओके, सो दैट्स डन। सो गाइज दिस इज फिनिश ऑफ द चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी। ओके, चलिए।